सो हेलो, यू आर वाचिंग आज तक एसडी। और ऐसे टाइम में जब कर्नाटका में जेडीएस के लीडर प्रज्वल रेवाना पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस है जिसने बीजेपी को बैकफुट पे लाके रख दिया है, वेस्ट बंगाल से एक बड़ी खबर आई है जहां के गवर्नर सीवी आनंद बोस के अगेंस्ट राजभवन की एक महिला स्टाफ ने सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन किया है वेस्ट बंगाल पुलिस को ना। ये तब है जब वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। और चूंकि सीवी आनंद बोस गवर्नर हैं और उन्होंने ही संदेश खाली में जो ये इशू हुआ था शेख शाहजहां ने के अगेंस्ट जितने केसेस थे, तो सीवी आनंद बोस संदेश खाली में जाकर के महिला विक्टिम से मिले भी थे। और ऐसे टाइम में उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होना ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर राजेश शाह है। राजेश, पहले तो ये पूरा केस बताइए कि ये व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट। देखिए, सबसे पहले जो बोलना चाहिए, सबसे पहले जो क्लियर होना चाहिए कि राज्यपाल के खिलाफ कोई केस होता नहीं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ऐसा कोई धारा है ही नहीं। ऐसा कोई कानून देश में है नहीं जिससे द्वारा कोई राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ केस किया जा सकता है, एफआईआर किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। बल्कि पुलिस कोई कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल की जो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, उनके खिलाफ कोई केस हुआ नहीं, मतलब केस कोई एफआईआर दर्ज हुआ नहीं। लेकिन जो रिटन कंप्लेन थी वो कंप्लेन एक्सेप्ट की गई है, क्योंकि मोलेस्टेशन जैसा एक एलिगेशन बहुत सीरियस एलिगेशन है। पुलिस ये फेंक नहीं सकती है। एक औरत रात में जाके थाना में बोल रही है कि राज्यपाल खुद गवर्नर ने मोलेस्ट किया है उनको, गवर्नर हाउस के अंदर। ऐसा एक सीरियस एलिगेशन पुलिस इग्नोर भी नहीं कर सकती, इसलिए ये जो कंप्लेन लेटर है वो एक्सेप्ट की गई है। लेकिन अभी कुछ पुलिस ने कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि पुलिस का जो कहना है, कोलकाता पुलिस दावा कर रही कि ऐसा कोई कानून उन लोगों के पास है नहीं जिनसे वो लोग कोई भी कार्रवाई कर सके। इसीलिए कोलकाता पुलिस अभी इस वक्त जितने सारे कोलकाता में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है, जो लीगल एक्सपर्ट है, उन लोगों से एडवाइस मांगा जा रहा है। उन लोगों से बातचीत चल रही है कोलकाता पुलिस से, क्या क्या किया जा सकता है, इससे क्या क्या हो सकता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सब जानने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट से बातचीत चल रही है। और आपने पूछा राजेश, ये बताइए कि डिटेल जो केस का है, कंप्लेन जो किया है, उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है पुलिस को, महिला ने, उस स्टेटमेंट के डिटेल को बताइए कि व्हाट हैज शी सेड। जी बिल्कुल, एक महिला है जो कि राजभवन के अंदर जो क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर, उस क्वार्टर में रहने वाली एक महिला है, जो कि 2019 से राजभवन में काम करती थी। राजभवन की एक रूम है जिसको नाम दिया गया था पीस रूम। जो पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस चल रही थी बंगाल में, वो वायलेंस के बारे में जानने के लिए, कंप्लेंट्स लेने के लिए, आरोप लेने के लिए जो अभी राज्यपाल है शिवानंद बोस, उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट चालू की थी, जिनका नाम दिया गया था पीस रूम। उस पीस रूम में काफी सारे फोन्स है। बंगाल से कोई भी उस नंबर पे फोन करके अपना आरोप दर्ज कर सकता है। इसी पीस रूम में काम करती थी एक महिला, जिन्होंने कल पहले राजभवन के अंदर जो कोलकाता पुलिस की जो आउटपोस्ट है, पुलिस की उस आउटपोस्ट में अचानक आके रोने लगी। उन्होंने आरोप की कि राजभवन के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम है, उनके अंदर खुद राज्यपाल ने उनके उनके साथ कुछ मोलेस्टेशन टाइप की कुछ किया है, उनको छूने की कोशिश किया है। ऐसा सब सुनने के बाद जो आउटपोस्ट में जैसे जितने सारे पुलिस ऑफिसर थे, उन लोगों ने तुरंत बातचीत किया कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स के साथ। और इनके बाद राजभवन, कोलकाता के राजभवन जो पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, वो है हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तुरंत इनको हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लाया गया, पुलिस की गाड़ी में विथ फुल सिक्योरिटी। इसके बाद जो डीसीपी सेंट्रल है, मतलब कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन की जो डीसीपी है, इंदिरा मुखर्जी, उन्होंने तभी पहुंच गई थाने के अंदर। वो विक्टिम के साथ बात की गई। और अभी तक जो विक्टिम ने जो कोलकाता पुलिस को जो आरोप की है, उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार 19 अप्रैल गवर्नर के सामने आ गई थी, गवर्नर से मिला। और उस टाइम, और ये भी बोलना चाहिए, ये जो कंप्लेनेंट है, जो आरोपी है, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है गवर्नर हाउस की, कोई परमानेंट स्टाफ है नहीं। तो 19 अप्रैल उनका, अकॉर्डिंग टू हर एलिगेशन, 19 अप्रैल जब गवर्नर के साथ मिली थी, गवर्नर ने कहा
उनसे एक बार मिलने के लिए, उनका सीवी लाने के लिए। तो सीवी जब भी टाइम मिलेगी एक बार गवर्नर से मिलने के लिए कहा गया था, ऐसा दावा है वो महिला की। इसके बाद वो जो महिला ने कहा पुलिस को कि 24 अप्रैल टाइम निकल के उन्होंने मिली थी गवर्नर के साथ। गवर्नर जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर इसी टाइम पे गवर्नर ने उनको प्रमोशन देने की बात की। और इसी दौरान जो आरोप है, गवर्नर शिवानंद बोस उनको छूने की कोशिश की और कुछ ऐसा भी कुछ अप्रोच किया है जो सही नहीं है, ऐसे ही आरोप है उनके खिलाफ। इसके बाद किसी तरह से गवर्नर हाउस से वो निकल गई, वो जो महिला है। निकलने के बाद फिर से कुछ दिन पहले उनको फिर से बुलाया गया, गवर्नर साहब ने बुलाया था, ऐसा ही दावा है महिला की। जो इसके बाद लेकिन वो डर रही थी, वो जो महिला थे वो डर रही थी जाने की, उन इच्छा नहीं थी। इसके बाद उनकी जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर को साथ लेकर कल दोपहर 12:50 करीबन ऐसा ही टाइम होगा, इस टाइम पे वो गई थी अपना सुपरवाइजर को साथ लेकर गवर्नर हाउस के अंदर, जो कॉन्फ्रेंस रूम है उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। जो आरोप है, जो दावा है महिला की कि कुछ देर बातचीत चलने के बाद गवर्नर ने उन सुपरवाइजर को जाने के लिए कहा, इंस्ट्रक्ट किया बाहर जाने के लिए। जब तक सब सही था, सही चल रहा था, बातचीत भी सही चल रहा था, जब सुपरवाइजर बाहर निकल गया, इसी के बाद गवर्नर ने उनको कहा कि उनको प्रमोशन हो जाएगा और रात में फोन करेंगे वो। मतलब गवर्नर ने ऐसा कहा, ऐसा आरोप है कि उन्होंने कहा था रात में वो फोन करेंगे। और इसके बाद भी कुछ कुछ गलत कुछ अप्रोच किया गवर्नर ने, ऐसा भी आरोप है। वो महिला ऐसा भी कह रही है, ऐसा भी दावा किया है कि गवर्नर उनको कल भी फिर से छूने की कोशिश की है। तो इसके बाद वो वहां से बाहर निकल के सीधा चले गई जो आउटपोस्ट है राजभवन के अंदर, कोलकाता पुलिस का आउटपोस्ट। इसके बाद फिर से हेयरस्ट्रिक पुलिस स्टेशन, जैसे मैंने बताया कि डीसीपी भी एक महिला है सेंट्रल डिवीजन की, इंदिरा मुखर्जी, वो तुरंत पहुंच गई ये खबर मिलने के बाद। उनसे बातचीत की गई रात तक। हेयरस्ट्रिक पुलिस स्टेशन के अंदर पूरा उनका बयान खुद डीसी ने रिकॉर्ड किया, सब सुना गया। इसके बाद कोलकाता पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स है उनको भी ये बात बताया गया है असली जो आरोप क्या है सब कुछ, क्योंकि ये आरोप का ग्रेविटी ज्यादा है, आपको भी पता है, क्योंकि एलिगेशन जिनके खिलाफ है वो और कोई मामूली इंसान नहीं, वो खुद गवर्नर है बंगाल की। तो ये बात कोलकाता पुलिस के जो टॉप ऑफिसर्स है उन लोगों के पास भी गई। अभी बातचीत चल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, उनसे एडवाइस लिया जा रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। राजेश, एक बात बताइए, एक पीटीआई में स्टोरी है, वो सोर्सेस को कोट करके कह रहे हैं कि दरअसल ये महिला जो है वो लोगों के कंप्लेन, जो पीस रूम की जो आपने बात की, वो लोगों के जो कंप्लेन थे इलेक्शन कमीशन को, उस कंप्लेन को वो ब्लॉक कर रही थी और इसके लिए गवर्नर ने उन्हें डांटा और उसके बाद उसने ये एलिगेशंस लगाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कोई सोर्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन गवर्नर हाउस से ऑफिशियली अभी तक ये बात नहीं कहा गया है, क्योंकि कल से आज तक गवर्नर हाउस ने 3-4 प्रेस रिलीज जारी की थी। अभी तक कोई भी प्रेस रिलीज में ऐसा बात का कोई मेंशन नहीं है अभी तक। क्योंकि कल जब ये आरोप सामने आया, इसके बाद तुरंत गवर्नर हाउस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। वो जो प्रेस रिलीज पहले वाला थी उसमें ये जितने सारे आरोप लगवाया है उस सब आरोप के रिफ्यूज की गई है गवर्नर हाउस की तरफ से। गवर्नर का कहना है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और ये जो गवर्नर साहब है वो बंगाल में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, बंगाल में जो वायलेंस चल रहे हैं, वायलेंस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इनके इसके लिए उनको डिफेम करने के लिए, उनको मैलाइन करने के लिए ये कहा किया जा रहा है। और ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कौन है इसके पीछे, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिक्स है ये कहा गया है। लेकिन ये सब करके भी उनको रोका नहीं जाएगा, ऐसे ही प्रेस रिलीज में लिखा गया है राजभवन की तरफ से। और भी आपको बता दें, रात में भी, रात करीबन 10:30-11 बजे और एक प्रेस रिलीज जारी की गई है राजभवन की तरफ से। उसमें कहा जा रहा है कि बंगाल की मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, उनको बैन किया गया है। वो राजभवन के अंदर नहीं जा सकती, राजभवन प्रीमाइसेस में उनको बैन की गई है। क्योंकि कल ये आरोप सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चंद्रिमा भट्टाचार्य
की एक रिएक्शन सामने आई थी, जो मीडिया में उन्होंने एक बाइट दी थी, जिसमें जो राज्यपाल के खिलाफ जो आरोप है इनको लेकर उन्होंने बातचीत की थी मीडिया के साथ। ये मीडिया बाइट सामने आने के बाद राजभवन रात में एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये चंद्रिमा भट्टाचार्य बंगाल की मंत्री, इनको बैन किया जा रहा है। ये कभी राज्यपाल के अनुमति के बिना राजभवन में अंदर नहीं जा सकती है। ये बताइए राजेश कि अब जैसा हमने देखा है कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि गवर्नर ही थे जो संदेश खाली के विक्टिम से मिलने भी गए थे, है ना, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पे अटैक भी किया था उस चीज को लेकर के, शेख शाहजहां वाले मुद्दे पे। अब इस इशू को टीएमसी कैसे प्ले कर रही है और बीजेपी का अभी इस चीज को लेकर के क्या डिफेंस है, क्या रिएक्शंस वहां पे बंगाल में है, पॉलिटिकल रिएक्शंस अब तक क्या क्या है? देखिए बीजेपी की तरफ से अभी तक देखिए बीजेपी की तरफ से अभी तक रिएक्शन मिला नहीं, लेकिन कल जब ये आरोप सामने आया तब से टीएमसी ने उतर गए और राज्यपाल के खिलाफ जो अटैक करना शुरू कल से हो चुका है। इसको लेकर तो राजनीति अभी भी जारी है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है, वो छोड़ने वाली नहीं है। और आपको ये आपने जो संदेशखाली की बात बताया, संदेशखाली से मुझे याद आ गया कुछ महीना पहले जब संदेशखाली की इशू चल रही थी, उसी दौरान राज्यपाल भी बहुत संदेशखाली में जितने सारे वहां से आरोप सामने आते उसके खिलाफ उन्होंने भी बात किया। और राज्यपाल ऐसे भी कहा था कि राजभवन की जो दरवाजा है वो संदेशखाली की महिलाओं के लिए खुला है, अगर वो लोग संदेशखाली में नहीं रह सकते तो राजभवन में आ सकते, ऐसे बात किया गया था राजभवन की तरफ से। तो ये बात सामने लेकर आ रहा है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी अब बोल रहा है कि अगर राज्यपाल ऐसा है जैसा आरोप सामने आया है तो संदेशखाली के महिला के खिलाफ महिला ने जो शाहजहां के खिलाफ जो आरोप सामने लाई थी, तो दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ऐसे ही कहा जा रहा है रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। निशांत जी, आपकी किसी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है क्या कि अगर जैसे कंप्लेन ये फाइल हुआ है तो उसमें पुलिस इसको कैसे आगे फॉरवर्ड करेगी? क्योंकि ऐसा एक केस बहुत साल पहले उत्तराखंड के गवर्नर एनडी तिवारी के अगेंस्ट भी था, है ना, तो उसका एक एग्जांपल लेकर के लीगल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, इफ यू हैव स्पोकन टू देम, कि पुलिस का इस केस में अब क्या स्टैंड रहेगा और कैसे इस केस को वो आगे फॉरवर्ड करेगी? क्योंकि ऑब्वियसली ये एलिगेशन जो गवर्नर के अगेंस्ट है, राजभवन में पुलिस जा सकती है, नहीं जा सकती है, पूछताछ कर सकती है, नहीं कर सकती है, उसके बारे में अगर इफ यू हैव एनी आइडिया। देखिए मैंने भी बातचीत किया है कुछ लॉयर के साथ। उन लॉयरों की कहना है कि अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन जिसमें पुलिस कोई भी किसी तरह से भी मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है कोई भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं जिसमें उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। सिर्फ केस ही नहीं, केस करने से पहले जो इंक्वायरी किया जाता है वो इंक्वायरी भी नहीं होती है राज्यपाल के खिलाफ। तो अभी पुलिस ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं ये कंप्लेन एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो भी हो चुका है। क्योंकि डीसी का जो कहना था कल, डीसी इंदिरा मुखर्जी ने जो कहा है कि ऐसा एक सीरियस आरोप है वो भी एक महिला की तरफ से, इसीलिए हम लोग ये इग्नोर नहीं कर सके, इसलिए ये एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन इसके आगे क्या हम लोग कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, ये बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा, वो आपको दिखाई देगा। तो जब तक मुझे पता चला, जब तक मैंने बातचीत किया है लॉयर के साथ, उनका भी कहना है कि उनके खिलाफ कुछ पुलिस कर नहीं सकता है और राजभवन के अंदर भी जा नहीं सकते उनको पूछताछ करने के लिए और सीसीटीवी लाने के लिए और कुछ भी करने के लिए। मतलब इस केस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कुछ भी पुलिस नहीं कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा जो हो सकती है, ये जो कंप्लेनेंट है, जो महिला है, राष्ट्रपति के पास अपना आरोप दर्ज किया जा सकता है उनके सामने। अब राष्ट्रपति अगर चाहते हैं तो वो कोई भी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ के, राष्ट्रपति के अलावा पुलिस का हाथ में ऐसा कुछ पावर है नहीं जिसपे से राज्यपाल के खिलाफ कोई केस किया जा सकता है। ओके, थैंक यू राजेश, थैंक यू फॉर योर इनपुट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।